हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर डी। इसका पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या फिर चैनल की कम्युनिटी पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सेक्शन नंबर डी कंटेन्स केस बेस्ड क्वेश्चन ईच ऑफ 5 मार्क्स। केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इसमें एक चॉइस भी डाली है टू द 5 मार्कर क्वेश्चन, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस पेपर है ये बोर्ड पैटर्न के हिसाब से नहीं है, पर ये आपकी प्रैक्टिस कर देगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ओके, एंड ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं पैटर्न। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रैक्टिस पेपर का पैटर्न बोर्ड पेपर वाला हो, बट इसका पैटर्न मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो आपको चैलेंज कर रहा है। एक ऐसा पैटर्न जो आपको चैलेंज करेगा। 3 घंटे के अंदर अगर आप ये पेपर सॉल्व कर पाते हैं तो आप बोर्ड पेपर भी आराम से 3 घंटे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंदी क्वेश्चन है जो आपकी स्पीड बढ़ाएगा एंड आपके वैल्यू सॉल्व करने की टेक्निक को भी इन्हांस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एक बार देखना ज़रूर एंड ट्राई करना, फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y इन सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपोजर इज गवर्नड बाय दिस इक्वेशन, जहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ डेज है एंड x लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि हमें रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट बताना है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की ग्रोथ कब होती है, जब उसकी हाइट बढ़ रही हो। हाइट वाई की टर्म्स में हाइट बढ़ेगी, मतलब कि हमें बताना है कि वाई किस रेट से इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज यहाँ पे एक्स है। तो इनडायरेक्टली हमें बोल रखा है, मतलब डायरेक्टली ही बोल रखा है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे निकालना है। तो चलिए पहले इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ तो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डी एक्स बाई डी एक्स इज़ 1, माइनस का ये 2 नीचे आया बिकॉज पावर रूल लगाया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, एंड डी एक्स बाई डी एक्स इज़ 1। तो ये मेरा 4 माइनस एक्स निकल कर आ गया इसका डेरिवेटिव। बस यही रेट उसने पूछा था फर्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि क्या रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है पहले 3 दिनों में। तो उसके लिए हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देखना पड़ेगा, पर उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर लेते हैं ज़ीरो के इक्वल। तो मतलब मैं 4 माइनस एक्स को अगर ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरा एक्स निकल कर आ जाएगा 4। ठीक है, एक्स मेरा निकल कर आ गया 4। अब मैं क्या करूँगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ विच इज़ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो मेरा हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा 0, एंड माइनस एक्स में से सिर्फ -1 बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा x इज इक्वल टू 4 क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आया है। क्रिटिकल पॉइंट दो पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट को मैं इस सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करूँगा। सिंस आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरी वेरिएबल की पावर 0 है, तो मैं उसको पुट करूँगा भी, तो अभी मेरी वैल्यू इस सेकेंड डेरिवेटिव की -1 ही आने वाली है। ठीक है, -1 आ गई, मतलब मेरा सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, एंड अगर लेस देन 0 होता है तो मैं क्या बोल देता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो फंक्शन मतलब जो भी मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकला है वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। लेस देन 0 में वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, क्योंकि जब मेरा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया मतलब वो डिक्रीज़ कर रहा है। राइट, यही होता है ना डिक्रीजिंग फंक्शन का, जब एंगल हम फाइंड करते हैं तो वो नेगेटिव अगर आ जाए, अगर नेगेटिव आ गया एंगल, क्या मतलब टैन थीटा की बात कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ द टैंजेंट टैन थीटा, वही तो होता है डेरिवेटिव। तो अगर नेगेटिव आ गया, वो नेगेटिव कब आता है, जब वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, यानी कि ऑप्टिवस एंगल बना रहा हो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा हो जहाँ पे टैन थीटा नेगेटिव होता है, मतलब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आया। एंड अगर ऐसा होता है कि डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मैं क्या बोल देता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रेट ऑफ देयरफॉर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट डिक्रीजेस इन फर्स्ट 3 days। ठीक है,
पर इस क्वेश्चन में मेरा एक और पार्ट भी है जो कह रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज। हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज यानी मेरी एक्स की वैल्यू, जो एक्स बोल रखा है उसने नंबर ऑफ डेज है, तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड हाइट मतलब मुझे वाई की वैल्यू बतानी है। वो बोल रहा है ना व्हाट विल बी द हाइट, तो मतलब मुझे वाई यानी कि उसकी हाइट की वैल्यू बतानी है। तो सिमिलरली इसी पार्ट में मैं सिंपली क्या कर देने वाला हूँ, एक्स को मैं 2 डाल दूंगा बिकॉज उसने 2 डेज़ के लिए पूछा है। तो वाई यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट मेरी निकल कर आ जाएगी 4 × 2 माइनस हाफ 2 का स्क्वायर। 1 2 से 1 2 गया, 4 2 = 8 माइनस 2, ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया, बिकॉज उसने बोला था कि हाइट ऑफ द प्लांट मेरी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो 2 मैंने सिंपली इस इक्वेशन में अपना पुट किया जो गिवन थी। तो 2 4 = 8 माइनस, जब मैं ये करूँगा तो मेरा 2 आएगा, तो 8 माइनस 2 6 सेंटीमीटर मेरी प्लांट की हाइट होने वाली है 2 दिन के बाद। थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं जो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो टू अ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ग्रो करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया था, अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लिया था। तो थर्ड पार्ट के लिए सिंपली मैंने क्या किया, अपने dy/dx को 0 पुट कर लिया था। एंड दिस इम्प्लाइज 4 - x को जब मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 4 आती है। अब देखो 0 पुट करने का क्या मतलब है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट आ गई, एक ऐसी वैल्यू आ गई जहाँ पे ना तो मेरा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है ना तो मेरा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है, और जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट है इस पॉइंट पे वो पैरेलल है टू वन ऑफ द एक्सिस। मतलब वो एक्स एक्सिस में देख रहे हैं तो लेट से एक्स एक्सिस के वो पैरेलल है। क्यों, बिकॉज वो ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना ही डिक्रीज़ कर रहा है। ऐसा फंक्शन अगर कोई होगा तो इसका पैरेलल है, मतलब वो, अगर यहाँ से हम ग्राफ देख रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप ऑफ द टैंजेंट 0 होता है। स्लोप ही क्या होता है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव 0 यानी कि ना तो मेरा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है ना तो डिक्रीज़ कर रहा है। और मेरा फंक्शन यहाँ पे y में दे रखा है, मतलब x की टर्म में y दे रखा है, यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट मुझे नंबर ऑफ डेज़ के टर्म्स में दे रखी है। तो मतलब कि 4 दिन वो होंगे, 4 दिन होंगे ऐसे, मतलब x की वैल्यू 4 जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इस वैल्यू पर मतलब 4 दिन जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही ना तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा ना तो डिक्रीज़ करेगा। फंक्शन क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट पे, तो ना तो हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज़ करेगी ना तो डिक्रीज़ करेगी। तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरी वो है, नंबर ऑफ डेज है। तो मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक, तो कितने दिन लेगी वो, 4 दिन लेगी मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए। और फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होने वाली है, तो मैं वहाँ पे x = 4 पुट कर दूंगा। तो फोर्थ पार्ट मेरा क्या हो जाएगा कि एट x = 4 y मेरा आ जाएगा, क्या गिवन था y मेरे पास था 4x माइनस हाफ का x²। तो 4 × 4 माइनस हाफ 4 × 4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 8 यानी कि 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी उस प्लांट की, जो कि 4 दिन के बाद वो अटेन करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन का हम और पार्ट करते हैं जो कह रहा है प्रूव दैट कि tan इनवर्स, ये वाली पूरी थिंग जो है वो π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स x² की इक्वल है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है अपनी इक्वेशन का, जो है tan इनवर्स √1 + x² प्लस √1 - x² अपॉन √1 + x² माइनस √1 - x²। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता है, वी नो, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी का। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 - 2 sin² थीटा के, या फिर मैं कह सकता हूँ cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos² थीटा माइनस 1 के। तो यहाँ से वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ 1 + cos थीटा की और 2 थीटा की। 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 cos² थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 sin² थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ x² को cos 2 थीटा। तो जब मैं x² को ना cos 2 थीटा पुट करूँगा
जब मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कॉस 2 थीटा पुट करूँगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan इनवर्स रूट के अंदर क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा जब लगाऊंगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा मेरा जो है वो किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मेरा निकल कर आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से मैं √2 और √2 कॉमन ले लेता हूँ, नीचे से भी √2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा विच इज साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल कर देता हूँ। tan इनवर्स ये जो अंदर की चीज़ है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ, सच दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे मैंने ये क्यों किया, ताकि मैं एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँ विच इज़ tan π/4 प्लस थीटा। तो tan x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, tan x यानी कि tan π/4 जो कि 1 है, प्लस tan y यानी कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan x tan y यानी कि tan π/4 विच इज़ 1 इंटू tan y यानी कि tan थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने पुट कर दी यहाँ पे, सच दैट मेरा tan इनवर्स एंड tan जो है वो कैंसिल हो गया, एंड मेरे पास क्या बचा, π/4, मेरे पास बचा π/4 प्लस थीटा किसके इक्वल है, थीटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ उसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर मैं यहीं रखता हूँ, कॉस जब मैं यहाँ पे भी इन्वर्स लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, एंड ये जो 2 जब मैं नीचे लेकर आता हूँ ये 1/2 मेरा थीटा आ जाएगा, यानी कि हाफ कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाफ कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। मैं यहाँ पे इसको हेंस प्रूव्ड लिख दूंगा, यहाँ पे मैं इसे हेंस प्रूव्ड लिख दूंगा। देखो ये थी मेरी राइट हैंड साइड, π/4 प्लस हाफ कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, π/4 प्लस हाफ कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 29 क्या रहा है, रीड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द ब्रिज कनेक्ट टू हिल्स 100 feet अपार्ट, द आर्क ऑन द ब्रिज इज इन अ पैराबोलिक फॉर्म, द हाइएस्ट पॉइंट जो ब्रिज का है वो 10 feet अबव है द रोड एट द मिडल ऑफ द ब्रिज एज सीन इन द फिगर। फिगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आंसर नंबर 29 की फिगर क्या बन जाएगी, वो कह रहा है मेरे पास एक हिल ये है, एक हिल ये है, ठीक है, इन दोनों हिल्स को कनेक्ट करके एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है, और ये ब्रिज किसकी फॉर्म में है, पैराबोलिक फॉर्म में है, तो मतलब ये पैराबोला है, और लेट से मेरा हिल बी है और ये मेरा हिल ए है। ठीक है, यहाँ पे जो इन दोनों हिल के बीच का डिस्टेंस जो है वो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 100 feet अपार्ट। ठीक है, और जो क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है ब्रिज का वो 10 feet अबव है द रोड एट द मिडल। तो अगर ये रोड है तो इसका मिडल ये होगा, एंड इसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 10 feet तक जा रही है। ठीक है, पहले पार्ट में मुझसे पूछा है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला डिजाइंड ऑन द ब्रिज इज, इस पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो हाईएस्ट पॉइंट का टिप है ये मेरा ओरिजिन है 0,0, एंड यहाँ से मेरी एक्सिस को मैं लेट कर लेने वाला हूँ। अगर मेरा पैराबोला नीचे की तरफ है, अगर मेरा पैराबोला नीचे की तरफ है तो मेरी जनरल इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, क्योंकि y की पावर छोटी है और नेगेटिव के साथ है, मतलब वो डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा, है ना। अब यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पैराबोला के ऊपर एक ऐसा पॉइंट देख लेता हूँ जो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के बाद मुझे 4a की वैल्यू दे देगा, बिकॉज मुझे 4a ही तो यहाँ से हटाना है। देखो ऑप्शन में कहीं भी 4a नहीं है,
4a मुझे हटाना है यहाँ से। तो अगर मैं वो ढूंढने की कोशिश करूँ तो देखो ये पॉइंट बोल रखा है कि मिडल ऑफ द रोड है, तो अगर ये पूरा 100 है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 फीट होगा, 50 फीट होगा। एंड अगर ये 50 फीट है तो ये वाला पॉइंट मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जा रहा है, मतलब इसका एब्सिसा जो है वो 50 होने वाला है। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 10 है, मतलब ये ओरिजिन के नीचे आ रहा है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो क्या मैं इस पॉइंट को यहाँ पे -10 बोल सकता हूँ, -10 बोल सकता हूँ। तो एक ये पॉइंट 50 -10 क्या निकल कर आ गया, मेरा पॉइंट एक ऐसा निकल कर आ गया जो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। एंड सिंस ये वाला पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। तो पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पे x² = -4ay है, तो यहाँ पे मैं 50 एंड -10 पुट करके देख लेने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर = -4a इंटू वाई कितना है -10। इस माइनस से ये माइनस गया, 50 को मैं 2500 लिख सकता हूँ, 4a इंटू 10 से एक ज़ीरो गया तो 4a की वैल्यू 250 आ गई। सिंस 4a की वैल्यू आपकी 250 आ गई है तो देयरफॉर मैं इक्वेशन क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन हो जाएगी x² = 4a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 250y। तो ये मेरी जनरल इक्वेशन हो जाएगी इस पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ के लिए, ठीक है। और x² = -250y मेरा सेकेंड ऑप्शन है, x² = -250y। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट मेरा कह रहा है कि मुझे वैल्यू बतानी है इस इंटीग्रल की जो -50 से 50 तक है। तो -50 से 50 -50 से 50 तक x² / 250 dx की मुझे वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए देखें तो ये मेरा इवन फंक्शन है। रिकॉल करवा देता हूँ कि इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहाँ f ऑफ -x इक्वल होता है f(x) के। तो अगर मैं यहाँ पे -x डालूंगा तो -x का होल स्क्वायर मुझे फिर से x² दे देगा, यानी कि मेरा f(x) है। तो ऐसे फंक्शन को मैं इवन फंक्शन कहता हूँ। एंड इवन फंक्शन में जब हमें लिमिट दे रखी हो -a से लेकर a तक, तो मेरी इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर a तक यानी कि 50 तक, x² / 250 dx। तो इसको अगर मैं इवैल्यूएट करता हूँ तो 250 तो बाहर ही आ जाएगा, साथ में x² का इंटीग्रल x³ / 3 होता है, 3 फिर से कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये बचेगा x³ जो 0 से लेकर 50 तक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ तो 50 को मैं यहाँ पुट करूँगा, 0 तो डालने पे 0 ही मिलेगा। तो 50 जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे 50 × 50 मिलेगा, एंड नीचे 250 × 3 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ जल्दी से तो मुझे 2 5 या 10 10 × 100 1000/3 मिल जाएगा। एंड 1000/3 मेरा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 1000/3। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको सीधा सीधा भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी है। थर्ड वो कह रहा है द इंटीग्रेंड इस फंक्शन का एक इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को अगर आप देखो तो अभी मैंने पीछे आपको बेसिकली बता दिया था कि x² में अगर मैं -x डाल दूँ एंड x² डाल दूँ एंड अगर मुझे वो सेम वैल्यू दे तो मतलब वो इवन फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर मैं डाल दूँ अपना इंटीग्रेंड, मतलब जो भी वैल्यू अगर मैं डाल दूँ -x डालूँ या x डालूँ तो वो मुझे सेम वैल्यू ही देगा, है ना, यानी कि ये एक इवन फंक्शन है। तो थर्ड का आंसर हो गया इवन फंक्शन। वेयर एज ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है कि जब मैं f ऑफ माइनस का x करता हूँ तो मुझे नेगेटिव ऑफ द फंक्शन देता है, यानी कि माइनस का f(x) देता है, ठीक है। माइनस का f(x) वो ऑड के लिए होता है, इवन का केस अभी मैंने बता ही दिया था। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट
जो है फोर्थ पार्ट, द एरिया फॉर्म्ड बाय द कर्व दिस एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 10 हमें बताना है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। मेरे पास है आंसर नंबर फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एरिया फॉर्म्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250 वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 250 वाई दे रखा है और वाई की पावर जो है वो छोटी है एक्स की पावर से, यानी कि और ये पॉजिटिव भी है, तो मतलब मेरा अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला बना लिया, जिसकी इक्वेशन मुझे ये दे रखी है, ये ओरिजिन है। और मुझे दे रखा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो ये हो गया, वाई इज इक्वल टू 0 ही तो मेरा एक्स एक्सिस होता है, राइट। तो वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 लेट से यहाँ पे है कहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू 10 यहाँ पे कहीं भी लेट कर सकते हैं, हमें एरिया से मतलब है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू भी है ये। और इनके बीच का हमें एरिया बताना है। इनके बीच का एरिया कौन सा फॉर्म हो रहा है, इनके बीच का एरिया पूरा ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोल रखा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा तो कुछ बोल नहीं रखा। तो हम दोनों का ही एरिया निकाल लेते हैं। इंटीग्रेट में क्या कहाँ करूँगा अपने फंक्शन को, 0 से लेकर 10 तक, मतलब यहाँ पे ये वाली स्ट्रिप आ रही है। 0 से 10 तक जब मैं अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे उसका एरिया मिल जाएगा। तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 10 एक्स डी वाई, यानी कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 10 एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगा, बिकॉज ये वाला जो पूरी चीज़ है ये पैराबोला का है ना। ये एरिया अंडर द पैराबोला है। अगर हम इसको इन्वर्ट करके देखें तो पैराबोला के अंदर आ रहा है ये एरिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक। तो पैराबोला की एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 250 वाई। तो ये हो गया √250 वाई डी वाई। यहाँ से मैं √250 को बाहर निकाल लेता हूँ एंड √y यानी कि y की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 3/2। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 2/3 y की पावर 3/2, लिमिट लगेगी 0 से लेकर 10 तक। 250 को अगर मैं 250 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करूँ तो वो कैसे निकलेंगे, 5 कॉमन है तो 5√10 भी मैं ऐसे कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 5√10 लिख दूंगा, इसको 2/3 एंड यहाँ पे मैंने 10 ही पुट करना है, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 3/2। ठीक है, अब मैं इसे आगे कैसे सॉल्व करूँगा, 5 2 अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 10√10/3 एंड यहाँ पे 10 की पावर 3/2 है, यानी कि 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है, 1000 का स्क्वायर रूट है, यानी कि मैं इसको √1000 लिख सकता हूँ। रूट जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 10 इंटू रूट 10,000/3 एंड 10,000 जब बाहर निकलेगा तो 100 आके निकलेगा, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000/3। तो 0 से लेकर 10 तक मैंने जो एरिया यहाँ पे इंटीग्रेट किया है वो सिर्फ इस चीज़ का किया है। अगर मैंने इस चीज़ का भी एरिया निकालना है तो ये सिमेट्रिक रीजन है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ सिमेट्रिक रीजन के लिए। पर यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज मेरे ऑप्शन में अगर आप देखो तो 2000/3 करके कुछ आ नहीं रहा है, तो 1000/3 ही निकल कर आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही कोई मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पे उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी कि हमारा जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिमिटेड है या सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर इस पर्टिकुलर केस के लिए 1000/3 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन के और पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन को। तो ये मेरा फंक्शन मुझे दे रखा है। सबसे पहले मैं इसकी डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, यानी कि चेक कर लेता हूँ कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसका डेरिवेटिव
कैसा आने वाला है, उसकी सारी डिटेल मुझे कैसे पता लगेगी जब मैं इसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव करूँगा। तो बेसिकली लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को ब्रेक करना होगा। ब्रेक कैसे करेंगे, फंक्शन को ब्रेक करना होगा मतलब ही मेरा नॉर्मल फंक्शन दे रखा है, तो मुझे इसको पीस वाइज फंक्शन में पहले तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ तो इसको मैं पीस वाइज फंक्शन में कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब देखो, अगर मेरा x जो है वो -3/2 है, यहाँ पे पुट करो -3/2, कितना आएगा 0। ठीक है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब मॉड्यूलस जो है वो साइन चेंज करने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ दे देगा। अब 0 से बड़े नंबर देखते हैं, यानी कि -3/2 है, तो -3/2 से बड़े नंबर देखते हैं। -3/2 देख लिया, 0 आ रहा है। -3/2 यानी कि -1.5 से बड़ा कौन होने वाला है, -1 बड़ा होने वाला है। तो -1 मुझे यहाँ पे मिलेगा -2/2 करके। तो अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो 3 - 2 मेरा 1 आ रहा है, मतलब उसमें भी चेंज नहीं हो रहा डेफिनेशन इस फंक्शन की। मतलब क्या है इसका कि जब मैं x को बड़ा या फिर इक्वल टू -3/2 डाल रहा हूँ तो मेरा मॉड्यूलस ऑफ 2x+3 जो है वो 2x+3 ही है, सिंपली वो पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। तो यानी कि ये 2x+3 मेरा एक यहाँ पर भी है और एक 2x+3 मेरा यहाँ पर भी है, दोनों एक साथ आ गए, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो इनका स्क्वायर हो गया। अब मैं देख लेता हूँ x की मेरा लेस देन -3/2 पर कैसा होने वाला है। माइनस के 1.5 से छोटे नंबर आप लेट से बोल सकते हो -2 छोटा है, -2 छोटा होता है -1.5 से, राइट। तो ये -2 जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो -4 + 3 ये नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब कि 2x+3 मेरा नेगेटिव दे रहा है, तो मतलब इस मॉड्यूलस का जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रही है। तो ये -2x+3 हो जाएगा, तो माइनस का साइन बाहर, 2x+3 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने अपने फंक्शन को ब्रेक कर लिया पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन पर। ठीक है, अब मैं इसका निकाल लेता हूँ सबसे पहले लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच होता है या माइनस एच होता है, हाँ जी माइनस एच होता है, माइनस का एफ एक्स अपॉन -h। ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि एट x इज़ इक्वल टू -3/2, -3/2 पर अगर मैं इसकी लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ तो मैं देखूँगा कि लेफ़्ट पे इसकी कौन सी डेफिनेशन चल रही है, x के लेफ़्ट पे चल रही है ये वाली डेफिनेशन, तो मैं मतलब ये यहाँ पे पुट कर देने वाला हूँ। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस एच। एफ ऑफ x माइनस एच मतलब कि x माइनस एच, x की वैल्यू कितनी है -3/2, तो f ऑफ -3/2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -3/2 अपॉन -h। दिस इम्प्लाइज ये मेरा दे देगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3/2 माइनस का h। तो ये वाली वैल्यू मैं इस फंक्शन के लेफ़्ट वाले डेफिनेशन पे डालूंगा, यानी इस पे डालने वाला हूँ। तो ये क्या हो जाएगा -2 x की जगह मैं क्या डाल दूँगा यहाँ पे -3/2 माइनस का h प्लस का क्या है 3 है एंड इस पूरे का स्क्वायर है, और माइनस में मैं f में क्या डाल दूँगा -3/2। तो f मेरा फंक्शन -3/2 पर है कितना, देखो माइनस का 3/2 माइनस का h, यानी कि -1 मुझे क्या देता है, -1 मुझे -2 देता है, यानी कि माइनस होती है वैल्यू, है ना, मतलब उसके लेफ़्ट की तरफ पे जाती है। तो अगर -3/2 माइनस का h है तो उसके लेफ़्ट पे जाएगा, तो मैंने ये वाली वैल्यू लगाई थी। अब ये f -3/2 है और फंक्शन हमारा -3/2 पर क्या है 2x+3 है, तो मतलब ये -3/2 मैं इस पर डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा f एट -3/2 मतलब 2 इंटू -3/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है -h। ठीक है, तो ये मैंने 2x+3 का होल स्क्वायर पे -3/2 डाल दिया, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इस माइनस का है। ठीक है, और नीचे क्या है -h।
तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड -3 + 3 मेरा 0 होता है। 0 का स्क्वायर इज़ 0 ओनली, माइनस मतलब मुझे यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी फंक्शन से बाउंड हूँ। तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई, माइनस का, जब भी वैल्यू अंदर जाएगी तो हो जाएगी -3 -2h और +3 ये वाला है, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या है -h। तो -3 + 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। -2h का अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, पहली बात तो ये नेगेटिव साइन गया, तो जब मैं -2h का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4h² मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2h का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4h² h। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका स्क्वायर किया ना मैंने, बाकी सारी चीज़ तो कैंसिल हो गई, तो 2 × 2 = 4 एंड ये h का स्क्वायर हो गया। एक h से एक h कैंसिल हो गया, मतलब अब मैं h की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ विच इज़ 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 जब मैं 4h पे करूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी देख लेता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो मेरा फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h) माइनस का f(x) अपॉन +h, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x + h, यानी कि उसकी राइट वाली डेफिनेशन यूज़ होगी विच इज़ 2x + h + 3 का होल स्क्वायर माइनस f एट -3/2, वो भी कितनी थी, 2x + 3 का होल स्क्वायर बाय h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू कितनी है, -3/2, तो 2 -3/2 + h + 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 × -3/2 + 3 का होल स्क्वायर, 2 से 2 गया, ये गया और मतलब पूरी टर्म गई, राइट। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, -3 + 2h एक मिनट, हाँ जी, तो -3 + 2h और यहाँ पे क्या है, +3 बाहर था, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया अपॉन माइनस का, अच्छा प्लस का h चल रहा है, प्लस का h, ठीक है। तो इस -3 से ये +3 का, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h/h, यानी इसका स्क्वायर करूँगा तो 4h²/h, ये गया यहाँ पे मेरा ये 0 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये चीज़, तो ये भी मेरा 0 आ गया। अब मैं देख लेता हूँ कि एट -3/2 मेरा फंक्शन क्या है। तो f एट -3/2 इसकी डेफिनेशन कितनी थी, 2 × -3/2 + 3 होल स्क्वायर, यानी कि 0 थी। नाउ सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फंक्शन एट -3/2, देयरफॉर मैं बोल दूंगा कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3/2। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब देखो, वैसे तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, एनी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो फॉर श्योर कॉन्टीन्यूअस होता है उस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू -3/2 के लिए, तो फॉर श्योर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ये फंक्शन है वो पक्का कॉन्टीन्यूअस भी होगा -3/2 पे। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होता तो मैं वो स्टेटमेंट लिख देता कि वी नो दैट अ फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू c, देन इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस एट दैट सेम पॉइंट, ठीक है। तो 3 मार्क्स का होता तो मैं वो स्टेटमेंट लिख देता, 2 मार्क्स का होता तो भी स्टेटमेंट लिख देता, पर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आई गेस मुझे यहाँ पे इसकी, आई गेस क्या मतलब, फॉर श्योर मुझे यहाँ पे इसकी
कॉन्टीन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी x इज इक्वल टू माइनस के 3/2 पर। तो मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लगा के। तो अगर मैं इसकी एट x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूँ, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 3/2, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर इसकी डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट पर इसकी डेफिनेशन है माइनस का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। माइनस के 3/2 के लेफ्ट पे यही है, माइनस का 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसको देखूँगा तो इसकी लिमिट मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूँगा। माइनस का 3/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ज़ीरो निकल कर आएगा, अभी ऊपर ही देख लिया हमने, तो मतलब ये पूरी वैल्यू मेरी ज़ीरो आने वाली है। एंड सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पे देखो, राइट हैंड लिमिट पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 3 है। तो मतलब लिमिट x टेंडिंग टू माइनस का 3/2 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं माइनस का 3/2 डालता हूँ, माइनस का 3/2 डालने पर इसकी वैल्यू फिर से क्या होने वाली है? ज़ीरो, तो ये भी आ गई ज़ीरो। नाउ एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं सॉरी माइनस का 3/2। तो क्योंकि ये सब इक्वल है, देखो देयरफॉर मेरा एफ भी जो है वो कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो ये भी छोटा सा स्टेप है, इतनी में तो स्टेटमेंट ही आ जाती। तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो एंड ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो उस क्वेश्चन में अलॉटेड है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा एंड आपका आंसर सही आया होगा। ठीक है, अभी भी कोई अगर डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पे एंड होता है, जो मैंने जिसकी लिंक आपके साथ शेयर कर रखी है, तो आप ये क्वेश्चन पेपर वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें अच्छे क्वेश्चन है जो आपके बेस बना देंगे, बेस भी बना देंगे, एक तरह से आपको प्रिपेयर कर देंगे, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस समय, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, तो मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।